नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें चुनाव आयोग से लेकर के और तमाम पार्टियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पिछले 2 चरण के मतदान में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उसको देखते हुए यह सभी पार्टियों के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी चिंता की बात है कि कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़े। चुनाव आयोग ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। गर्मी से मतदाताओं को बचाने के कुछ उपाय किए गए हैं। ये तो खैर दूसरे चरण के पहले ही कर दिया था। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करके और इसके लिए कुछ उपाय किए थे कि शामियाने लगवाए जाएंगे और ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी और ये सब चीजें हैं। मतदान का समय भी कुछ बढ़ाया गया, तो ये सब उपाय हुए हैं, लेकिन इन उपायों से भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ये भी चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहले 2 चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग को मतदान का अंतिम आंकड़ा देने में कई दिन लग गए थे। पहले चरण के बाद तो खैर 11-12 दिन के बाद आया और दूसरे चरण के भी 3 दिन के बाद चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया, जिसमें बताया कि अंतिम तौर पर इतना मतदान हुआ है। अगर उसमें ये चुनाव दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो आरोप लगा रही हैं कि आंकड़े बढ़ गए अचानक। दूसरे चरण में जो अंतरिम आंकड़ा था उससे 6.25% वोट कैसे बढ़ गया अंतिम आंकड़े में, तो ये सब अपनी जगह है। लेकिन उस अंतिम आंकड़े के हिसाब से भी देखें तो 3% की कमी आई है पिछली बार के मतदान के मुकाबले। तो अब यह बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़े और चुनाव आयोग समय से उसका अंतिम डाटा सामने रख सके और सिर्फ प्रतिशत न बताए बल्कि मतदान की कुल संख्या भी बता दे कि इतने लोगों ने मत किया है। तो ये एक चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन असली मामला ये है कि अब 2 चरण के मतदान के बाद कम मतदान होने से, मतदाताओं में जोश नहीं होने से जो व्याख्या की गई उसकी, कम मतदान का जो विश्लेषण हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है भारतीय जनता पार्टी चिंता में है इस बात को लेकर के। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अगर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो ये उसके लिए नुकसान की बात हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा मेहनत की जा रही है, अपोजिशन की ओर से भी की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत जोर लगाया है। हर दिन उनकी 3-4 सभाएं हो रही हैं और वो अपने मतदाताओं को, जो उनका कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, उसको निकाल कर बूथ तक ले जाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं जो पहले नहीं कही थी उन्होंने। जो पहले चरण के मतदान के समय इस तरह की बातें नहीं हुई थी, या पिछले 2 चुनावों में इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली है। वो तमाम बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उसका मकसद ये है कि जो बीजेपी का कोर वोट है, जो बहुत आश्वस्त होकर के बैठा हुआ है या किसी वजह से उदासीन है, तटस्थ है, वो निकले और वोट करे, मतदान करे। उसमें हौसला भरने की, जोश ले आने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इस क्रम में कई बार ऐसा लग रहा है कि वो एक भय भी दिखा रहे हैं। तो उसकी भी परीक्षा होनी है कि इतना भय दिखाने के बाद कि कांग्रेस आ गई तो आरक्षण छीन लेगी, SC, ST, OBC का आरक्षण छीन लेगी, अपने वोट बैंक को यानी मुसलमानों को दे देगी। संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की, वो एक्सरे लगा करके और लोगों की संपत्ति छीन लेगी, वो भी मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री ने तो उत्तर प्रदेश में रविवार को भाषण देते हुए यहां तक कहा कि क्या ये लोग आ जाएंगे सरकार में तो राम मंदिर में अस्पताल बना देंगे या काशी विश्वनाथ के मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की बातों के बाद अगर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो वो और बड़ी चिंता की बात होगी। तो ये एक परीक्षा की बात है कि मतदान का प्रतिशत क्या रहता है और लोग किस उत्साह जोश में निकलते हैं मतदान करने के लिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीसरे चरण में जिन राज्यों में चुनाव होना है, जिन सीटों पर चुनाव होना है, वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले चुनाव में उसको एक तरफा जीत मिली है, कोई मुकाबला नहीं रहा है उन सीटों पर जहां अभी चुनाव होने जा रहा है। थोड़ी सी सीटों को छोड़ दे, 8-10 सीटों को छोड़ दे, तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए भी। इस बार 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों मिलाकर के, मतलब 10 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी 94 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में मतदान 93 सीटों पर ही होगा क्योंकि एक सूरत की सीट भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है, तो वहां मतदान नहीं होगा, लेकिन मतदान होना था। 94 सीटों का शेड्यूल था तीसरे चरण में, तो 93 सीटों पर मतदान होगा और उसमें एक सीट गुजरात की पहले बीजेपी को मिल चुकी है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होना है, अब 25 सीटों पर होगा और वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। इस चरण में, तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है और वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है।
इसी तरह से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। एक पश्चिम बंगाल छोड़ दें, एक आध और इस तरह की सीटें, तो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। महाराष्ट्र की भी ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती हुई है, जहां भी मतदान होना है। बिहार में 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 2 बीजेपी की है और 3 उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल यू की सीटें हैं। तो ज्यादातर सीटें, ये जो 93 सीटों पर मतदान होगा, उसमें 81-82 सीटें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों की है। तो इस नाते अब जहां 90% सीटें जीती हुई है इस चरण की बीजेपी ने और उसकी सहयोगी पार्टियों ने, और उसको बचाने की बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। गुजरात में वैसी कोई चुनौती हो सकता है न हो, हालांकि इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि बनासकांठा, साबरकांठा या भरूच जैसी आदिवासी बहुत सीटों पर कुछ मुकाबला हो सकता है। मुकाबला तो पुरुषोत्तम रूपाला की सीट पर भी कहा जा रहा है, जहां राजपूत क्षत्रिय समाज नाराज है उनसे, और परेश धनानी के साथ उनका मुकाबला है। तो इस तरह ये कुछ एक आध सीटें हैं जिन पर लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, उनका कहना है, उन्होंने एक अलग ही लक्ष्य तय किया है कि हर सीट कम से कम 5 लाख वोट से जीतनी है। तो ये एक लड़ाई वहां की है। इसी तरह से कर्नाटक की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। पिछली बार भी वो 11 सीटें जीती थी और उसके पहले भी 12 सीटें जीती थी, यानी 2009 और 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में बड़ी सफलता मिली थी। ये कोस्टल कर्नाटक का या उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है और लिंगायत बहुल इलाका है ये, जो बीजेपी का पुराना आधार रहा है। हालांकि वहां भी कुछ सीटों पर लड़ाई की खबर है, जिसमें खासतौर से बेलगावी का सीट का जिक्र किया जा सकता है, जहां सिद्धारमैया सरकार की मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ वहां वो कई फैक्टर काम करे। वो जारकीहोली बंधुओं का एक बड़ा मजबूत इलाका रहा है, जिसमें से 2 विधायक है बीजेपी से और एक निर्दलीय MLC है जारकीहोली बंधुओं में, और एक मंत्री है सतीश जारकीहोली कांग्रेस पार्टी के साथ है, और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सीट को, बेलगावी सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करे, जहां से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा चुनाव के समय वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उन्होंने वापसी की है और बीजेपी ने उनको टिकट दिया हुआ है। तो बेलगावी के साथ चिकोडी सीट, जहां पर सतीश जारकीहोली की बेटी चुनाव लड़ रही है, इन दोनों सीटों को पर उनको मेहनत कर रहे हैं वो, और DK शिव कुमार की प्रतिष्ठा की सीट है बेलगावी। इसी तरह से जो BS येदुरप्पा के बेटे की सीट है शिवमोगा, हालांकि वहां पे बहुत लड़ाई नहीं होनी चाहिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता KS ईश्वरप्पा वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं, इसलिए वो भी बहुत इंटरेस्ट का मामला है वहां। तो ये वहां हालांकि 14 सीटें बीजेपी की हैं, इसलिए उस पर चुनौती है कि वो कैसे करे। गुजरात और कर्नाटक की जिन सीटों पर भी चुनाव होना, वो सारी सीटें बीजेपी की हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटें बीजेपी की हैं, 10 सीटों पर मतदान है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हुई है। लेकिन इस बार का चुनाव पूरा उस यादव लैंड में है, जहां मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, और इस बार अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है। उनकी पत्नी डिंपल यादव की सीट भी इस चरण में चुनाव में जा रही है, जो मैनपुरी की सीट है। तो यादव लैंड की सीटें बचानी है, चाहे मैनपुरी हो, बदायूं हो, और फिर बीजेपी को दूसरी तरफ अपनी 8 सीटें बचानी है। बिहार में अब चुनाव धीरे धीरे सीमांचल की तरफ से निकल रहा है। हालांकि अभी सीमांचल की 2 सीटें हैं और कोशी की 3 सीटें मिलाकर के 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ये 5 सीटें NDA की है, बीजेपी और JDU की है। तो ये चाहे महाराष्ट्र की सीट हो या छत्तीसगढ़ की सीटें हो, ये लगभग मध्य प्रदेश की सीट हो, ये लगभग सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अपने असर वाले इलाके में है। अगर विपक्षी पार्टी इन इलाकों में कुछ सेंध लगाती है, अगर किसी तरह का कोई लाभ होता है, किसी भी स्टेट में 1-2 सीट का भी अगर फायदा होता है, तो वो विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा बोनस होगा और बीजेपी की चुनौती आगे के चरणों के लिए बढ़ जाएगी। तो इस बार जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, मतलब जो बड़ी जो VIP सीट्स हैं, अमित शाह की सीट है इस चुनाव में, डिंपल यादव की सीट है इस चरण में, शिवराज सिंह चौहान की सीट है जो विदिशा से जीते हुए हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और दिग्विजय सिंह की भी सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सब मध्य प्रदेश में भी सारी बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है गुना, उनको बचाना ही, उनको जीतनी है सीट। ये पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। तो ये सारी जो सीटें हैं, जो बीजेपी की असर वाली सीटें हैं, बीजेपी के गढ़ में चुनाव हो रहा है, और वहां अगर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता है, लोगों में जोश और उत्साह नहीं दिखता है, और विपक्षी पार्टियां कहीं भी सेंध लगाने में सफल होती हैं, अगर कर्नाटक के 14 में से 2-4 सीटें कांग्रेस जीतती है, कहीं गलती से गुजरात में 1-2 सीटें आती हैं, या जो सीटें अपनी बढ़ाने में कामयाब होती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, राजद कांग्रेस का गठबंधन अगर बिहार में सेंध लगाता है, महाराष्ट्र में
सबसे सबसे जटिल लड़ाई महाराष्ट्र में है, जहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार का गठबंधन जो है वो भारी पड़ रहा है। और वहां सबसे प्रतिष्ठा की सीट बारामती है, जिस पर अभी चुनाव होना है इसी दौर में, जहां सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है, शरद पवार की बेटी हैं, और उनको चुनौती दी है अजीत पवार ने। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट पर चुनाव में उतारा है। तो ये इस तरह का चुनाव है। महाराष्ट्र में जो विपक्ष का गठबंधन है कांग्रेस का, वो एक मजबूत गठबंधन है, और दूसरी ओर भाजपा का गठबंधन, उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अपेक्षाकृत कमजोर दिख रही हैं। तो इस वजह से अगर महाराष्ट्र में कुछ सीटें जीत लेती है, अपोजिशन का अलायंस सीटें जीत लेता है, तो ये बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी आगे की। अगर इस तरह की खबरें आती हैं कि वहां अपोजिशन ने मजबूती से अपोजिशन के लोग वोट डालने निकले, या अपोजिशन की स्थिति मजबूत आती है, तो फिर ये आगे के 4 चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली होगी। अगर 2-2, 4-4 सीटों पर भी डेंट होता है इस चरण में, तो वो चुनौती बढ़ जाएगी। और अगर मतदान का प्रतिशत लगातार तीसरे चरण में भी कम रहता है, तो इसका बड़ा असर आगे के चुनाव पर होगा। साइकोलॉजिकल असर होगा चुनाव प्रचार करने वाली तमाम पार्टियों पर, इससे अपोजिशन का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए ये तीसरा चरण मीड में है। हम लोग चुनाव के 7 चरण में चुनाव होना है, लेकिन ये अब इसके बाद लगभग 300 सीटों पर मतदान हो जाएगा। ये आज का मतदान होने के बाद जो 190 के करीब 189 सीटों पर हो चुका है, और आज 94 सीटों के 93 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसका मतलब लगभग 300 सीटों पर मतदान निपट गया। तो ये एकदम मीट का चुनाव है। इससे आगे के चरणों के मतदान की तस्वीर एक बनेगी, और पार्टियों की लड़ाई की भी एक तस्वीर निकल करके आएगी। धन्यवाद।